हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे की। मुद्दा है जाट पॉलिटिक्स और बीजेपी उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। लोग एक दूसरे मतलब पार्टीज जो हैं वो स्प्लिट हो रही हैं, पार्टीज एक दूसरे के कैंडिडेट्स को तोड़ रही हैं, एक दूसरे के इंपॉर्टेंट कास्ट पैरामीटर्स पे खेल रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जाट कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जब हम बात करते हैं जाट पॉलिटिक्स की, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जाट्स की, तो क्या वैल्यू वो ऐड करते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, क्या डायनेमिक्स यहाँ पे जाट्स के रहते हैं, क्या वाकई में जाट का एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मूव होना किसी के लिए भी कुछ बेनिफिट लेके आता है। यहाँ पे हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपने हाल ही में देखा कि जिस तरह से बीजेपी ने एक आउटरीच स्टैब्लिश की थी आरएलडी लीडर जयंत चौधरी के साथ, और उसके बाद जयंत चौधरी ने डिनाई कर दिया, जयंत चौधरी अब एसपी के साथ हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी को कोई लॉसेस होने वाले हैं? क्या एसपी वाकई में जाटों को साथ में रखे या जाट डोमिनेशन को साथ में रखे गेन कर पाएगी? जब हम बात करेंगे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे एक बहुत न्यूमरेबल सीट्स जो हैं, न्यूमरेबल सीट्स वहाँ पे जाट्स की हैं। ऐसे में अगर एसपी और आरएलडी का गठबंधन रहता है, अलायंस रहता है, तो क्या वाकई में बीजेपी की सीट्स वहाँ से जाएंगी? साथ ही साथ आपने देखा काफ़ी लंबे समय से फार्मर्स जो हैं वो नाराज थे, बीजेपी से एजिटेशन चलता आ रहा था फार्म लॉज को लेके, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो जो फार्म लॉज उनको विड्रॉ कर लिए गए, लेकिन स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बीजेपी के फेवर में नहीं आई है। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या इस समय प्लेट पे है बीजेपी के लिए, और जाट कैसे उसको मॉडरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जाट हैं क्या क्या। देखिए, सेंसस 1891 के अकॉर्डिंग 1791 जो कम्युनिटीज़ थी उनको जाट में कैटेगराइज किया गया था। जाट्स जो हैं वो आपको हिंदू में भी मिलेंगे, मुस्लिम्स में भी मिलेंगे, और सिख जाट कम्युनिटीज़ भी मिलेंगी। प्रिडोमिनेंटली जाट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जितने भी इंटरप्राइजिंग या फिर हम कहें जितने भी अच्छे या रिच फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर आपको जाट्स ही मिलेंगे। अब इन्हीं के जो डिविजन्स हैं वो मैरिज अलायंसेस भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं। जाट्स का अगर हम एरिया डिफाइन करें तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब जैसे जो एरियाज हैं वहाँ पे आपको जाट्स मिलेंगे। एक लंबे समय से जाट्स की भी एक डिमांड रही है। जाट्स जो हैं वो ओबीसी लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं और सेंट्रल लिस्ट की ओबीसी में शामिल होना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है, जब हम बात करते हैं ओबीसी लिस्ट की, तो सेंटर और स्टेट अपनी अपनी लिस्ट बनाता है। जो भी यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में होता है वो पैन इंडिया बेसिस पे गवर्नमेंट सर्विसेज का बेनिफिट ले सकता है, स्टेट सर्विसेज का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, हिमाचल में और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी जाट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो धौलपुर, भरतपुर के जाट्स छोड़ के वहाँ पे जो जाट्स हैं वो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहली तो बात है, जाटों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही है जाट कम्युनिटी की, हमें आप ओबीसी लिस्ट में लेके आओ, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में लेके आओ, जिससे आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो गवर्नमेंट सर्विसेज का बेनिफिट ले सके। जैसे कि आपने देखा एग्रीकल्चर जो है dwindle डाउन होता जा रहा है। एनसीआर के आसपास की जो ज़मीनें हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की ज़मीनें, हरियाणा की जो ज़मीनें, वो एक्वायर होती जा रही हैं। तो जाट फैमिलीज़ के पास एग्रीकल्चर के नाम पे लैंड्स कम हो रही हैं। वो चाहते हैं आगे उनके बच्चे पढ़ाई करें और वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ बढ़ें। तो ऐसे में उनको एक टूल दिखता है रिजर्वेशन का, इसलिए वो रिजर्वेशन की काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। और यही ओबीसी रिजर्वेशन की डिमांड के चलते वो पावरफुल भी हो जाते हैं, मतलब उनकी जो कम्युनिटी है वो इन्फ्लुएंशियल भी हो जाती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हैं वहाँ पे एक स्विंग वोटर का वो रोल प्ले करते हैं। स्विंग वोटर का या फिर हम कहें स्विंग वोट बिहेवियर का यहाँ पे रोल प्ले करते हैं कि अपने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से वो वोटर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, जहाँ पे भी जाट्स मूव हो रहे हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। तो पॉलिटिकली पावरफुल कम्युनिटी है, इन्फ्लुएंस कर सकती है वोटर को, स्विंग वोटर का जो बेनिफिट है वो दे सकती है। लगभग हम बात करें 40 लोकसभा सीट्स की, आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की बात करेंगे, और लगभग 160 असेंबली सीट्स इन एरियाज में जाट डोमिनेटेड हैं। जब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो ये वही जाट्स हैं जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यानी पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है वो जाट डोमिनेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको शुगर केन फार्मर्स भी जो हैं वो जाट ही मिलेंगे। तो रिचेस्ट फार्मिंग कम्युनिटी भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जाट्स की है। अगर हम जाट्स का एक रोल हम देखें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो लंबे समय से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, चाहे वो देवीलाल रहे हों, रणबीर सिंह हुड्डा रहे हों, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो फादर थे। देन उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चरण सिंह रहे हों, जो कि हमारे पीएम, डिप्टी पीएम, सारे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर चुके हैं। बंसीलाल की बात करें तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट जाट लीडर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया है नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन नंबर्स हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती है उसके लिए देश जीतना या फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जाट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 87 तक, जब तक चरण सिंह की डेथ नहीं हुई थी, तब तक वो सबसे बड़े जाट लीडर माने जाते थे। इनफैक्ट वो 2 बार
डिप्टी सीएम रहे हैं 2 बार यूपी के, साथ ही साथ डिप्टी सीएम डिप्टी पीएम रहे हैं, 6 महीने के लिए वो पीएम भी रहे हैं। अब उनके जाने के बाद वो जो पूरा का पूरा जाट पॉलिटिक्स है वो शिफ्ट हो गया उनके बेटे के पास। तो अब देखेंगे कि समय समय के साथ कैसे उनके जो बेटे अजीत सिंह थे वो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक कोलिशन समय समय पे बनाते रहे। अब चरण सिंह ने आपने देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक अपना वजूद बना लिया था, अपना वर्चस्व वहाँ क्रिएट कर लिया था, पॉलिटिकल लिगेसी उनकी क्रिएट हो गई थी। इनफैक्ट उसी पॉलिटिकल लिगेसी का बेनिफिट आज आरएलडी ले रही है। इनफैक्ट जब बात आई थी मंडल और कमंडल की, तब भी देखा गया था कि जाट्स जो हैं वो अलाइन नहीं थे किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो अभी भी ये है कि देखिए, जब हम बात करेंगे जाट्स की, तो जाट्स न्यूमेरिकली तो डोमिनेट आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ स्पार्सली आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड दिखेंगे। 40 असेंबली सीट्स अगर हम बात करें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे लगभग 15% जाट्स हैं, और उन 15% जाट्स की जो वॉइस है वो काफ़ी डोमिनेंट और वोकल है। जैसे जैसे वो वोटिंग की तरफ जाते हैं, उनके पीछे बाकी लोग भी वोट डालने जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली जैसे एरियाज़ की बात करें, रामपुर अमरोहा जैसे एरियाज़ की बात करें, आगरा मुरादाबाद जैसे एरियाज़ की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका वर्चस्व भी रहा है और इनका प्रेजेंस भी रहा है। अब जाट जो हैं यूपी में, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ के। जैसे कि मैंने आपको बताया, चरण सिंह खुद भी एक काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे और वो पीएम की पोस्ट तक पहुंचे थे। उनके अलावा आप देखेंगे, चाहे मुलायम सिंह के साथ सपा की बात करें, बसपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, जाट हमेशा इन लोगों के साथ अलायंस बनाते आए हैं। इनफैक्ट अगर आप 2022 के इलेक्शंस की बात करें, तो 58 सीट्स जो हैं इन एरियाज़ में, 2022 के इलेक्शन की जो 58 सीट्स हैं वो पहले फेज़ में इलेक्शन पे जा रही हैं। ऐसे में जो दूसरा फेज़ है उसमें भी जाट पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी डिटरमाइंड है। यानी जो पहले 2 फेजेस आपको 2022 के दिखेंगे वो प्रीडोमिनेटली जाट एरियाज़ में होगा। तो उससे ही पता चल जाएगा कि आने वाले फेजेस में इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह जी, उन्होंने पिछले 20 साल से किस तरह से अलायंसेस बनाए। तो देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी बोला है कि इनका जो अलायंस है वो कभी भी एक आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं रहा है। इनका अलायंस हमेशा से इस तरह रहा है कि कैसे जाट्स को बेनिफिट मिल पाए, एग्रीकल्चर फार्मर्स को बेनिफिट मिल पाए, चाहे फिर वो बीएसपी के साथ जुड़ना हो, वो बीजेपी के साथ जुड़ना हो, वो सपा के साथ जुड़ना हो, हर तरह से यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो समय समय पे जुड़ते रहे हैं। 1999 में जब आरएलडी बनी थी, तो आरएलडी ने भी अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे जो है सपोर्ट दिया है, उनके साथ अलायंस बनाया। अजीत सिंह का जो दस्ता था, अजीत सिंह जो गुट था, उसने अलग अलग समय पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट तक पहुंचा है, उनको जीत तक पहुंचाया और साथ में अपना शेयर भी वहां पे डिवाइड किया। तो अब यहाँ पे बात यही आ रही है कि अगर बीजेपी के इस पूरे के पूरे वोटिंग उसमें से, बीजेपी के पूरे वोट बैंक में से अगर जाट निकल जाते हैं, तो क्या वाकई बीजेपी के लिए एक टफ फाइट है। देखिए, कहा तो यही जा रहा है कि अब फाइट काफ़ी टफ है, क्योंकि जाट्स जिनके साथ प्रीडोमिनेंटली रहे हैं, चाहे हम मंडल कमंडल के सालों से बात करें, 91-92 से बात करें, जाट्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे मंडलाइजेशन होने से। उसका खामियाजा कांग्रेस ने उस समय भुगता भी। उसी तरह से आपने देखा, सपा बसपा आई, बसपा के साथ रहे तो बसपा जीती, बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सरकार बनाई, बीजेपी को सपोर्ट दिया। तो इस तरह से जाटों का या फिर उस एरिया में जो डोमिनेशन है या फिर जो पॉलिटिकल न्यूमरेसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप ये नहीं कहेंगे कि कंप्लीटली वो डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे अच्छी सीट्स निकालने के चांसेस रहते हैं। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लगभग 70-75 सीटें जो हैं इस एरिया से जब इलेक्शन पे जाती हैं, और अगर वहाँ पे जाट डोमिनेशन दिखाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है। और इसका बेनिफिट 2014 में बीजेपी को भी मिला था। बीजेपी का 2014 का इलेक्शन, मतलब नेशनल इलेक्शन 2014 का, 2017 का यूपी इलेक्शन, जिसमें जाट्स ने एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट किया था डेवलपमेंट के नाम पे, फार्मिंग कम्युनिटी के बेटरमेंट के नाम पे, तो वहाँ पे बीजेपी को उसका बेनिफिट मिला ही मिला। अब बात आती है कि इस बार के इलेक्शंस में क्या लगता है, क्या जाट्स का जाना बीजेपी के लिए टफ हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका यही कहना है कि जाट्स का बीजेपी के खेमे से बाहर जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी चुनौती ज़रूर देगा। अब यहाँ पे यादव पहले ही एंटी बीजेपी थे, साथ ही साथ जाट जो है वो सपा वोट बैंक के साथ आ रहे हैं, आरएलडी के साथ सपा अलायंस कर रही है, और उस अलायंस में जिस तरह से सीट्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो वो कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है एसपी आरएलडी अलायंस के लिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये भी दिया है कि अगर सपा की गवर्नमेंट आ जाती है तो आरएलडी को अच्छी पोस्ट, हो सकता है शायद डिप्टी सीएम की पोस्ट जयंत चौधरी को दे दी जाए, तो इस तरह की पोस्ट जो हैं वो आपको मिलती दिखेंगी। तो इसका बेनिफिट जो है इस समय
दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लेने को तैयार है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे यूपी में जाट तो इंपॉर्टेंट है, ओबीसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिस तरह से सीनियर ओबीसी लीडर्स जो हैं वो बीजेपी से बाहर गए हैं, तो वो भी एक थ्रेट बनता जा रहा है बीजेपी के लिए। अब ऐसे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाट और मुस्लिम का एक अलायंस बन रहा है, और जाट और मुस्लिम का अलायंस नो डाउट सपा और आरएलडी को बेनिफिट देगा ही देगा। साथ साथ अगर ओबीसी जुड़ जाते हैं तो फिर फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी। अब देखिए इलेक्शन इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। हम बात करेंगे इस सेटअप की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोबेबल आउटकम्स जो होंगे वो आपको समय के साथ ही पता चलेंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या बी पॉलिटिकल पार्टी ही जीतेगी। एक होता है कॉन्सेप्ट स्विंग वोटर का। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हों जो अभी भी अपने पुराने अलायंस के साथ रहें, वो ज़रूर उनको दिखता है कि उनके लीडर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, लेकिन उनका जो आज भी दिल है वो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से लगा हुआ है, तो वो स्विंग वोटर ही डिसाइड करेगा। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन है, तो अल्टीमेटली डिसीजन तो जनता का ही होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे जाट्स की, तो हाँ, जाट्स के जाने से बीजेपी को एक काफ़ी टफ फाइट यूपी में देखने को मिल रही है। आशा करता हूँ ये चर्चा इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस तरह की चर्चाएं लाते रहेंगे, इलेक्शंस हैं, इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आपको भी क्या करना है, टारगेट प्रीलिम्स 2022 का कोर्स परचेज करना है जीएस फाउंडेशन के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।